हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लासेस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम पे हम बात करेंगे, ठीक है। बट इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम से बात करने से पहले हमें एक और टॉपिक पे बात करनी है, छोटी सी, दैट इज एरिया। हमें एरिया पे बात करनी है। अब कहेंगे सर एरिया पे क्या बात करनी है फिजिक्स के अंदर? एक्चुअली फिजिक्स के अंदर एरिया जो है ना उसको हम स्केलर भी ले सकते हैं और वेक्टर भी ले सकते हैं। कई सारे प्लेस पे फिजिक्स को हम एरिया को हम एज ए स्केलर क्वांटिटी लेके चलेंगे और कई सारे प्लेस पे एरिया को हम एज ए वेक्टर लेके चलेंगे। आपने सुना भी होगा कई बार एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर मतलब एरिया हैव सम डायरेक्शन। यस, एरिया हैव सम डायरेक्शन। तो फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी आप नोट कर सकते हो यहाँ पर। डायरेक्शन ऑफ एरिया नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस बट इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आप दोबारा नोट कर सकते हो, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस बट इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं हम? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस बट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सपोज मेरे हाथ में कोई भी एक बॉक्स है, ठीक है। एक बॉक्स है, अब इस बॉक्स पे एक तो सरफेस ये वाली हो गई, एक सरफेस एरिया है, एक साइड का सरफेस एरिया है। ऐसे ही इस साइड भी क्या हो गया, एक सरफेस, ये भी क्या हो गई, एक सरफेस, ये भी क्या हो गई, एक सरफेस, सारी सरफेस है। अब मुझे इस पे अगर एरिया वेक्टर निकालना है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, नॉर्मल बट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। यहां पर क्या हो गया, नॉर्मल बट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ऐसे यहां पर क्या हो गया, नॉर्मल बट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। यहां बात करें नॉर्मल बट इन आउटवर्ड डायरेक्शन, सिमिलरली ये भी क्या हो गया, नॉर्मल बट इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। कोई भी सरफेस हो, कैसी भी सरफेस हो, आपको उस पर क्या निकालना है, एरिया वेक्टर। क्या करोगे, मतलब डायरेक्शन ऑफ एरिया चाहिए, क्या करोगे आप, उस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे, ठीक। अब ये सरफेस को अगर आप रोटेट करेंगे लाइक दिस, कहीं भी लिख सकते हो आप, कहीं भी रख सकते हो। एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया क्या होगी, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस बट इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे फिजिक्स के अंदर एरिया स्केलर भी रहेगा, एरिया वेक्टर भी रहेगा, और कहीं भी आपको डायरेक्शन ऑफ एरिया फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल टू दैट सरफेस बट इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर आपको लिखना ही है एरिया वेक्टर तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिख सकते हैं ds इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ds इंटू एन कैप। व्हाट इज एन कैप? एन कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। क्या हो जाएगा, इन आउटवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक। चलो अब सीधे हम आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। हम किस पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लिख लो पहले डेफिनेशन, क्या बोलेंगे, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंड विद द सरफेस। यस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंड विद द सरफेस। लाइक हम क्या कहना चाह रहे हैं, सपोज कोई भी क्या है आपके पास एक रीजन है एंड इन दैट रीजन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, एंड इन दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कोई भी एक एरिया अपना सरफेस हमने प्लेस कर दी, ठीक। तो सरफेस का हमें क्या चाहिए होगा, एरिया वेक्टर। ये क्या हो गई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंड विद दिस सरफेस हम क्या लिख सकते हैं, इज गिवन बाय फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, and it can also be written as phi equals to EA cos theta, ठीक। बेटा phi मैंने वेक्टर नहीं लगाया, डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब phi इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे क्वांटिटी हो गई, स्केलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नोट कर लीजिएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी विद द यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखो यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, A एरिया ऑफ द सरफेस हो गया थीटा। थीटा को ध्यान से नोट कर लेना, थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस। थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर टू दैट सरफेस, ठीक है। चलो अगर मैं छोटे से एरिया की बात करूं, सपोज कोई भी हमने सरफेस रखी हुई है और इस सरफेस का हमने एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिया, हमने क्या चीज़, ds वेक्टर ले लिया हमने छोटा सा एरिया। तो हमारा जो फ्लक्स है फाई, इट कैन ऑल्सो भी डी फाई हो जाएगा। डी फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, ई डॉट डी एस। आपको टोटल फ्लक्स निकालना हो फाई, कैन बी राइट क्लोज कर्व इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस,
ठीक है। तो फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्लोज कर्व इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है, क्लोज कर्व इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक, यहां हमें बात करनी है, अगर आप देखो फ्लक्स हो किन किन फैक्टर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी बात मुझे आपसे बात करनी है यहाँ पर जरा, ठीक है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। मैं जरा थीटा की 2-3 वैल्यूज ले रहे हैं, अभी हमने क्या ले लिया, थीटा 0, फिर बेटा हमने क्या ले लिया, थीटा 90, फिर हमने क्या ले लिया यहाँ पर, थीटा 180। थीटा 0 लेंगे तो बेटा कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 90 लेंगे कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 180 लेंगे कॉस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज गिवन बाय ई ए, यहाँ पर फ्लक्स क्या हो गया 0 और यहाँ पर फ्लक्स इज गिवन बाय -E ए। भाई सर ये फ्लक्स प्लस और माइनस का क्या मतलब हो रहा है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। ध्यान देखिए प्लस और माइनस का मतलब क्या है, जहां भी अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव में होगा तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी नोन एज आउटवर्ड फ्लक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटवर्ड फ्लक्स। और अगर कहीं फ्लक्स नेगेटिव होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्ड फ्लक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्ड फ्लक्स। फ्लक्स पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड फ्लक्स, ठीक है। चलिए ये तो बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स हो गई। अभी वापस आते हैं, हमने फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बोली थी, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंड विद द सरफेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कहीं भी बेटा अगर आपको किसी भी सरफेस से बाउंड फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, वहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस काउंट करेंगे, ठीक है। मैं एक इन जनरल बड़ी छोटी सी कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं। वंस अगेन हमने यहां पर क्या ले ली, कोई भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक अपनी सरफेस। अब देखो मैंने ये बिल्कुल इस तरीके से सरफेस रखी है परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल 0 विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी फील्ड लाइन से क्रॉस करता हुआ जाएगा, 3, तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। आपने चेंज करा, अभी आपका हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग क्रॉसिंग 2, फ्लक्स हम कह सकते हैं 2 यूनिट, फ्लक्स हम कह सकते हैं 1 यूनिट। लेकिन अगर बिल्कुल सरफेस आपने ऐसा रखी, एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, अब ये परपेंडिकुलर लाइक दिस, क्या हो गया, परपेंडिकुलर। नाउ फील्ड लाइंस इस सरफेस के पैरेलल जा रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंड विद दिस सरफेस क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो जब तक कोई भी फील्ड लाइन सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, दोज विल नॉट बी काउंटेड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। चलिए अब अगर इसी इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर मैंने एक क्यूब प्लेस कर दिया, हमने क्या प्लेस कर दिया, एक क्यूब हमने प्लेस कर दिया, हमने एक क्यूब प्लेस कर दिया, तो इस फेस से तो आपकी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, इस फेस से आपकी फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही हैं। लाइक हमने क्या करा, क्यूब प्लेस कर दिया, हम ये मान सकते हैं हमने क्यूब प्लेस कर दिया। तो जरा इस वाले फेस पे देखिएगा, ds वेक्टर, एरिया वेक्टर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, आउटवर्ड, तो यहां से फ्लक्स आउट हो रहा है, ठीक है, ये वाला केस आएगा 0 वाला, ठीक है। तो यहां से फ्लक्स आउट हो रहा है, क्या हो गया, आउटवर्ड फ्लक्स। लेकिन मैं यहां बात करूं तो यहां पे एरिया वेक्टर आप लेंगे, ये वाला क्या हो गया आपके पास, एरिया वेक्टर, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई ए, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या हो गया 0। लेकिन इस वाले फेस पे आप बात करें तो थीटा क्या हो जाएगा 180, थीटा 180, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -E ए, ये देखो यहाँ से फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं तो क्या हो गया, इनवर्ड फ्लक्स, यहाँ से एग्जिट हो रही है तो क्या हो गया, आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है। अभी रुकिए, यहाँ वाले फेस की बात करते हैं। थीटा क्या हो गया 90, फील्ड लाइंस इस सरफेस के पैरेलल निकल रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, सो इससे बाउंड फ्लक्स क्या हो गया 0। ऐसे ही इससे बाउंड फ्लक्स क्या हो गया 0, ऐसे ही इस सरफेस से बाउंड फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, ऐसे ही इस सरफेस से बाउंड फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो फ्लक्स 0 हो गया। लेकिन एक कंडीशन है, क्या है कि एक तो आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, किसी भी एक एक्सिस के अलॉन्ग हो, मे बी एक्स, मे बी वाई, मे बी जेड। और ये जो हमने बॉडी प्लेस करी है ना, इसकी जो ये सरफेसेस हैं वो आपके एक्सिस प्लेन्स के पैरेलल, मतलब एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन के सारी सरफेस क्या होनी है, इसके पैरेलल आनी है, ठीक है। इन दैट केस हमने यहाँ पे कर लिया। चलो भाई साथ साथ में आपसे बात करूँ, व्हाट इज द फ्लक्स एनक्लोज बाय द बॉडी,
व्हाट इज द टोटल फ्लक्स एनक्लोज बाय द बॉडी, फाई 1, ये क्या हो गया फाई 2, मैं आपसे बोलूं फाई नेट, फाई नेट हम कैसे निकालेंगे, गिवन बाय फाई 1 प्लस फाई 2, यस स्केलर क्वांटिटी है ये तो आपके पास फाई 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ई ए प्लस ई ए क्या हो जाएगा 0। हाँ जी, आप नोट कर सकते हैं एक लाइन, वेन एवर एनी बॉडी इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द टोटल फ्लक्स एनक्लोज बाय द बॉडी विल बी 0। जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइंस एग्जिट करेंगी, द नेट फ्लक्स एनक्लोज बाय द बॉडी क्या हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, चलिए तो फ्लक्स में तो इतना ही है। बाकी जब हम गॉस थ्योरम पढ़ लें इसके बाद, गॉस थ्योरम के बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते यू विल हैव सम बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो फटाफट से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, दैट इज गॉस थ्योरम। बेटा क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में इस पे बेस कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार ही आना होता है। ठीक है, चलिए तो हम अब बात कर रहे हैं गॉस थ्योरम। ठीक, तो पहले हम गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट पे बात करेंगे। ठीक है, लिखिए गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, लिखो द टोटल एमिटेड फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। ठीक, क्या कहती है गॉस थ्योरम, भाई कोई भी क्या है एक क्लोज सरफेस है, एनी क्लोज सरफेस, यस ध्यान रखना गॉस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज सरफेस। ठीक है, गॉस थ्योरम जहाँ भी लगाएंगे वहां आपको क्लोज सरफेस दिखानी जरूरी है, आप ओपन सरफेस पे गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, आ जाइए, कोई भी क्या है क्लोज सरफेस अभी कहाँ रखी है, ये फ्री स्पेस है वैक्यूम में, इसने भी कितना चार्ज एनक्लोज किया Q। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम क्या बोलता है, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मींस द टोटल एमिटेड फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। ये सरफेस कहाँ रखी थी बेटा, फ्री स्पेस है वैक्यूम में। अगर इस सरफेस को उठाकर मैं किसी मीडियम में प्लेस कर दूं, चलिए भी ये सरफेस कहाँ आ गई, किसी भी एक मीडियम में आ गई ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के। नाउ द टोटल एमिटेड फ्लक्स इज गिवन बाय 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। देखिए मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है, अभी तो सिंगल है, अब देखो ये भी चार्ज क्या है प्लस प्लस, तो फ्लक्स क्या होगा पॉजिटिव आउटवर्ड फ्लक्स। यहीं अगर चार्ज हम माइनस कर दें, माइनस क्यों कर दें, तो ये यही क्या हो जाएगा इनवर्ड फ्लक्स। दोनों ही केस में आपकी गॉस थ्योरम वैलिड है। ठीक, आगे आइए, अगर मेरे पास सिंगल चार्ज ना होके क्या हो एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आ जाए, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम ले सकते हैं यहाँ पर, लाइक हमने बोला भाई यहाँ पर चार्ज कितना हो गया प्लस का 3Q, फिर हमने यहाँ पर चार्ज क्या ले लिया प्लस का Q, और यहाँ पर हमने चार्ज क्या दे दिया माइनस का 2Q। तो व्हाट इज द नेट चार्ज, अगर हम यहाँ पर निकालें Q नेट 3 + 1 4, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2Q। तो इन दिस केस द टोटल एमिटेड फ्लक्स इज गिवन बाय 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। क्या बात करेंगे, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ नेट चार्ज क्या हो गया 2Q। ठीक है, आगे आइए बेटा, कोई भी एक सरफेस है, अभी ये इसके अंदर हमने क्या प्लेस कर दिया एक डाइपोल। यही आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था ना कि अगर हम एक डाइपोल को प्लेस कर दें, ठीक है डाइपोल प्लेस करिए बेटा, अगर आप डाइपोल को प्लेस करेंगे तो डाइपोल के लिए नेट चार्ज क्या हो जाएगा 0। सो टोटल फ्लक्स एमिटेड और वी कैन से एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, इसको नोट करेंगे। चलिए कुछ और केसेस पे हमें बात करनी है। चलो अभी एक स्टेटमेंट मिला हमें, क्या मिला, द टोटल एमिटेड फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। चलिए भी हम लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू क्लोज कर्व इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस एंड दिस विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट व्हेन the closed surface has been placed in free space or vacuum। ठीक है ना, चलो
अभी आ जाओ जरा, एक छोटी सी कैलकुलेशन है, उसके बाद मैं एक रिजल्ट दूंगा आपको। क्या है भाई, कोई भी एक ये स्फीयर है, एनी स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसके सेंटर पे क्या रखा हुआ है, चार्ज प्लस क्यू। बेटा व्हाट विल बी द टोटल एमिटेड फ्लक्स, आप बोलेंगे सर क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस एक और स्फीयर ले लिया ऑफ रेडियस 2r, कीपिंग द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज सेम, टोटल एमिटेड फ्लक्स सर यही तो रहेगा सेम, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, व्हाट इज द नेट चार्ज एनक्लोज, चार्ज एनक्लोज तो अब भी सेम है। अब मैंने क्या करा, एक और स्फीयर ले लिया, नाउ दिस इज ऑफ रेडियस 3r, keeping the strength of charge same. Now what will be the total emitted flux, again it will remain same. सर emitted flux तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज वो तो सेम है, तो टोटल एमिटेड फ्लक्स क्या रहेगा, सेम। हाँ जी, ध्यान रखना, ये एक रिजल्ट आया, द टोटल एमिटेड फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द सरफेस, शेप ऑफ द क्लोज सरफेस विच इन विच चार्ज हैज बीन एनक्लोज्ड। ठीक है, मतलब चार्ज किसी सरफेस के अंदर रखा हुआ है, उस सरफेस की शेप से, शेप पर आपका शेप एंड साइज अभी हम बात कर रहे हैं आगे, ये अभी आपके किस पे होगा, साइज की बात हो गई। ठीक है, आप चाहो तो एक स्टेटमेंट नोट कर लो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। द टोटल एमिटेड फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज सरफेस, द टोटल एमिटेड फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। मैंने अभी यहाँ साइज की बात की है, हमने किसकी बात की है यहाँ पर, साइज की बात की है। ठीक है, तो आपके पास स्फीयर ऑफ रेडियस r, 2r, 3r और मे बी r/2, इफ इट एनक्लोजेज सेम चार्ज, ठीक है, तो आपके टोटल एमिटेड फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज वैलिड इन केस ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर आपका साइज इंक्रीज करें, क्लोज सरफेस का डिक्रीज करें, कीपिंग द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज सेम, देन टोटल एमिटेड फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये तो बात हो गई साइज की। अब बात हुई, हमने साथ साथ क्या बोला था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज, साइज तो बात समझ में आ गई, शेप पे क्या रहेगा। चलो भाई, कोई भी एक स्फीयर है, एनक्लोजेस चार्ज क्यू, टोटल एमिटेड फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, मैंने क्या ले लिया, अब एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली, टोटल एमिटेड फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम कोई भी एक क्यूबिकल सरफेस ले लें, चार्ज रखा, टोटल एमिटेड फ्लक्स विल अगेन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप कोई भी एक इरेगुलर शेप की सरफेस ले लो विच एनक्लोजेस चार्ज प्लस क्यू, टोटल एमिटेड फ्लक्स अब भी क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही तो गॉस थ्योरम बोलती है। हमने क्या बोला, द टोटल एमिटेड फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। हमने कहीं भी जो क्लोज सरफेस की ना तो शेप पे बात की ना साइज पे बात की। ठीक है, आप नोट कर सकते हो, द टोटल एमिटेड फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। ठीक है, चलो भी आगे आओ, इस पर मैं बहुत सारी बात करने वाला हूँ आपसे, लेकिन उससे पहले बोर्ड एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 1 नंबर का बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, फिर हम एक एक करके आगे बात करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या आया हुआ है भाई, कोई भी एक स्फीयर है, ठीक, से S1, एक और स्फीयर है से S2, और यहाँ पे आपका चार्ज कितना रखा हुआ है, प्लस का 3Q, यहाँ पे आपका चार्ज रखा हुआ है प्लस का 2Q। कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ φ1 अपॉन φ2, मतलब आपको टोटल एमिटेड फ्लक्स का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है भाई, कर लेते हैं। अब देखो φ1 इसमें कितना चार्ज एनक्लोज है, 3Q, तो क्या हो जाएगा ये 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम φ2 की बात करें, सेकंड में तो 3 + 2, टोटल हमें क्या चाहिए, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द बॉडी, तो आउटर स्फीयर में तो 3 + 2 कितना हो गया 5Q, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रेशियो निकालना है तो रेशियो निकाल देते हैं, φ1 अपॉन φ2, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 3/5। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। मैंने अभी क्या बोला था आपसे, क्यूब वाले केस में बात करनी है। ठीक है, क्यूब वाले केस पे आपसे बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, उसको नोट कर लेना, क्योंकि उस पर बेस्ड बोर्ड एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और ऑलमोस्ट हर बार कुछ ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। और एक और चीज़, अभी इस वीडियो के बाद एक वीडियो और मिलेगी आपको, इसमें गॉस थ्योरम के एक तो एप्लीकेशंस की सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं,
और एक वीडियो में आपको गॉस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन सब पे मैं सेपरेट बात करूंगा। ठीक है, वहाँ ये सारा कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एंड देन यू विल कम टू नो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए अभी बात किस पे करनी है, हमें क्यूब पे बात करनी है। ठीक है, क्यूब पे बात करनी है, तो मैं एक बार जरा क्यूब यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, अभी इस क्यूब के सेंटर पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है, हमने इस क्यूब के सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो मैं आपसे बात करूं, व्हाट इज द टोटल एमिटेड फ्लक्स। आप बोलेंगे सर टोटल एमिटेड फ्लक्स तो क्या होगा, दिस इज गिवन बाय क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं फ्लक्स एमिटेड फ्रॉम वन फेस। हम क्या बात कर रहे हैं आपसे, फ्लक्स एमिटेड फ्रॉम वन फेस। कितने फेस हैं इस क्यूब में, बिल्कुल ये जो मैंने आपको शो किया था इसके सेंटर पर रखा हुआ है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6 फेस आ गए, 6 फेस आ गए। तो ये वाला फ्लक्स कितने फेस पे डिवाइड होगा, 6 फेस पे। तो एक फेस पे टोटल एमिटेड फ्लक्स फ्रॉम वन सरफेस क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, कब होगा, जबकि ये चार्ज कहाँ रखा है, सेंटर पे। ये चार्ज कहाँ रखा है, सेंटर पे, और क्यूब है क्लोज सरफेस है, एनक्लोज कर रहा है, हमने डायरेक्टली यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई कर दी। अब मैंने बेटा यहाँ से चार्ज को शिफ्ट कर दिया, चार्ज को शिफ्ट करके मैं सपोज इस वाले फेस पर ले आया, चार्ज को शिफ्ट करके, अभी चार्ज सेंटर पे था, अब मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया। तो अब चार्ज एक फेस पे रखा है, क्या आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, नहीं। क्या ये एनक्लोज सरफेस है, मतलब एनक्लोज सरफेस का मतलब क्या है, चार्ज मस्ट एनक्लोज, चार्ज जो है वो एनक्लोज होना चाहिए 3 डायमेंशनली। ठीक है, लेकिन ये तो ओपन आ गया। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करोगे, चलो भी एक क्यूब के बराबर एक और क्यूब हम यहां पर कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल हम एक क्यूब के बराबर यहां पर एक और क्यूब को कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम एक और क्यूब को यहां पर कंसीडर करते हैं इस तरीके से, तो अब ये क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड के सेंटर पे क्या आ गया, आपके पास चार्ज आ गया। ठीक, अब टोटल एमिटेड फ्लक्स तो क्या रहेगा, वही क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और मैं अगर आपसे बात करूं एमिटेड फ्लक्स फ्रॉम वन क्यूब इस वाले पार्ट पे, वो क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाफ फ्लक्स लेफ्ट आ गया, हाफ फ्लक्स राइट चला गया, तो हाफ डिवाइड हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं एमिटेड फ्लक्स फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूब, ये ध्यान रखना, एमिटेड फ्लक्स फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूब, भी ध्यान समझना। ये चार्ज मैंने यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है चार्ज, अगर चार्ज मैंने यहाँ रखा हुआ है तो फील्ड लाइंस तो इस सरफेस के पैरेलल निकल गई, मतलब इस सरफेस से बाउंड फ्लक्स क्या हो गया, 0। फिर दोबारा देखो, मैंने यहाँ रखा हुआ है चार्ज, यहाँ रखा है, ये चार्ज है बिल्कुल सामने ले आया मैं, इसके बाद एक और क्यूब हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इस वाले फेस पे तो फील्ड लाइंस कैसे निकल रही है, इस सरफेस के पैरेलल निकल रही है ना, तो इस फेस से बाउंड फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। हाँ जी, हाँ जी, देखो ये 6 फेस में से एक फेस से बाउंड फ्लक्स क्या हो गया, 0। कितने बच्चे, 5, कितने बच्चे, 5। अब एक क्यूब में कितना आ रहा है, 1/2, ये आगे 5 फेस में डिवाइड हो रहा है, तो एमिटेड टोटल एमिटेड फ्लक्स फ्रॉम वन फेस क्या हो जाएगा, 1/5 ऑफ हाफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी 1/10 ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या आया, टोटल एमिटेड फ्लक्स फ्रॉम वन फेस, फ्रॉम वन फेस। अब इस वाले चार्ज को मैंने फिर हटा दिया इस फेस से। ठीक है, अब मैं कहां ले आया, इस वाले पॉइंट पर ले आया। ठीक, इस वाले पॉइंट पर ले आया, अकॉर्डिंगली अब 1 2 3 और 4, हमें 4 क्यूब कंसिडर करने पड़ेंगे टू एनक्लोज द चार्ज। ठीक है, हमें कितने, यहां पर 4 क्यूब कंसिडर करने पड़ेंगे टू एनक्लोज द चार्ज।
ध्यान से समझना, 1 2 एक इसके बाद 3 और एक इसके बाहर 4, हमें ये 4 कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है। आप समझिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका बिल्कुल एक 3 डायमेंशनली डायग्राम बना के वहाँ आपको डिस्प्ले कर दूंगा, स्क्रीन पे जाके डिस्प्ले कर दूंगा, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके पास आ जाएगी। अभी मैं थोड़ा बोर्ड पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल फाइंड डेफिनेटली, ठीक है। चलिए 1 2 3 एंड 4 आप यहाँ आ जाएंगे। तो अब देखो जरा, फिर दोबारा आ जाएं, फिर टोटल एमिटेड फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, वही Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं आपसे बात करूँ फ्लक्स एमिटेड फ्रॉम 1 क्यूब, अभी 1 2 3 और 4 क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट 4 क्यूब में डिवाइड हो रहा है। अगर ये 4 क्यूब में डिवाइड होगा तो 1 क्यूब से कितना आ जाएगा, 1/4, ठीक है। मैं आपसे बात करूं 1 फेस, चलो फिर 3 डायमेंशनली, अभी यहाँ आ गया ना, देखो यहाँ आ गया ना, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे आ गया। अगर यहाँ आ गया तो हमने ना 1 2 3 एंड 4, ठीक। अगर यहाँ आ गया तो इस वाले क्यूब की बात कर रहे हैं, फील्ड लाइंस इस सरफेस के पैरेलल गई, फील्ड लाइन इस सरफेस के पैरेलल गई, तो इससे बाउंड फ्लक्स क्या हो गया, 0, इससे भी बाउंड फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो 6 में से 2 फेस पे बाउंड फ्लक्स क्या हो गया, 0, बचे कितने, 4, बचे कितने, 4। तो बचा हुआ अगर मैं 1 फेस की बात करूं तो 1/4 ये 4 फेस से पास होगा। तो इन दिस सिचुएशन टोटल एमिटेड फ्लक्स फ्रॉम 1 फेस ऑफ द क्यूब इज 1/16 टाइम्स ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नहीं, अभी ये लास्ट नहीं है, अभी मैंने इस चार्ज को यहाँ से उठाया और यहाँ पर इस वाले H पे प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर देखो ये है, मैंने अब चार्ज को यहाँ ले आया, यहाँ ले आए। अब ओपन है तो ओपन में तो वंस अगेन गॉस थ्योरम आपकी वैलिड नहीं है। गॉस थ्योरम में आप क्या करना होगा, आपको चार्ज को एनक्लोज करना होगा। अब देखो कितने क्यूब चाहिए होंगे, 1 2 3 4, 4 नीचे और 4 ऊपर। टोटल नंबर ऑफ क्यूब रिक्वायर्स क्या हो जाएंगे, 8। टोटल नंबर ऑफ क्यूब रिक्वायर्स क्या हो जाएंगे, 8, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये इस तरीके से ऊपर हम कंसिडर करेंगे, ठीक। ऐसे ही 4 नीचे और 4 ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में एक बार आप देखिएगा एंड बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है। टोटल एमिटेड फ्लक्स अब भी क्या रहेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे आ जाओ, टोटल एमिटेड फ्लक्स फ्रॉम 1 क्यूब, 1 क्यूब, तो एक क्यूब पे क्या हो जाएगा, 1/8, एक क्यूब पर क्या हो जाएगा, 1/8। और फिर बात क्या आ गई आपके पास, फिर क्या आ गया, फ्रॉम 1 फेस। इसको ध्यान से समझ लेना, ये तो क्या हो गया, 1/8 तो आ गया जो एक क्यूब से पास हो रहा है, और एक क्यूब में पास होने वाले फ्लक्स में से एक फेस पे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। देखो भाई, ये चार्ज यहाँ रखा है, ठीक है, यहाँ रखा है। फील्ड लाइंस इस फेस के पैरेलल गई, इससे बाउंड फ्लक्स क्या हो गया, 0। फील्ड लाइंस इस फेस के पैरेलल गई, इससे बाउंड फ्लक्स क्या हो गया, 0। फील्ड लाइंस इस फेस के पैरेलल गई, इससे बाउंड फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो 6 फेसेस में से 3 फेसेस पे बाउंड फ्लक्स क्या हो गया, 0। बचा हुआ फ्लक्स 3 फेस में डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी, रिमेनिंग फ्लक्स 3 फेस में डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1/3, और 1/3 करते ही एक फेस से टोटल एमिटेड फ्लक्स एक फेस से कितना हो जाएगा, 1/24 टाइम्स ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब, जबकि चार्ज इस एज ऑफ द क्यूब पे प्लेस्ड है, ठीक है बेटा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा, ये जो मैंने क्यूब वाला क्वेश्चन किया है, मैं इसका एक बहुत अच्छे से डायग्राम बना के उस वीडियो में डिस्प्ले कर दूंगा, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएं अलॉन्ग विद सम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपको एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम मिलेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम CBSE बोर्ड बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।